बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के अदबी प्रोग्राम अफ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सामीन मोहतरम, जैसे कि आपको इल्म है कि अफ़कार में हम हर हफ्ते आपकी मुलाकात मुआसिर अदबी मंजरनामे की ऐसी शख्सियात से करवाते हैं जो इस मंजरनामे की तश्कील में अहम किरदार अदा कर रही हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं वो ऐसी ही एक हस्ती हैं। उर्दू फ़िक्शन का, तहक़ीक़ का, तनकीद का, ड्रामे का, नावल का, शॉर्ट स्टोरी का, अफसाने का ज़िक्र आए तो मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान का ज़िक्र साथ लाज़िम व मलज़ूम है। मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान साहब का नाम क़ारीन में बहुत मकबूल है। इनके काम का ज़िक्र किया जाए तो इतना तफसीली काम है और इतना ज़्यादा काम है कि हमें एक पूरा प्रोग्राम सिर्फ़ इनकी किताबों के नाम लेने में गुजर जाएगा। हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं ताकि इनकी ज़िंदगी और इनके फ़न के बारे में ज़्यादा जान सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुनीर साहब। आपका बहुत शुक्रिया, आज आप अपनी इतनी मसरूफ़ियत में से वक्त निकाल के आए हमारे पास। आप कहें और हम ना आए, ये कैसे मुमकिन है? आपकी मोहब्बत है, आपके साथ एहतराम का और अदब का रिश्ता है हमारा जी। और आपसे बात करके हमेशा बहुत खुशी होती है। सेम इस मेरे पास भी ऐसे जज्बात हैं आपके लिए। ये लफ्ज़ का ताल्लुक, मैंने इस पे गौर किया बहुत कि लफ्ज़ का ताल्लुक मजबूत तरीन ताल्लुक है। इससे बड़ा ताल्लुक है ही नहीं। आपका लफ्ज़ से रिश्ता कब जुड़ा? मैं तो छोटा सा था, अभी जो होश संभाला तो मैंने अपने इर्द गिर्द बच्चों की जो मैगजीन्स या कहानियों की किताबें होती थी उस वक्त, हमदर्द नौनिहाल जी, बच्चों की दुनिया, तालीम व तरबियत, ये तीन थे। इसमें जो हमदर्द नौनिहाल तो हमदर्द हकीम सईद साहब का था, तालीम व तरबियत फिरोज सन्स वालों का था, और बच्चों की दुनिया था वो जो निकालते थे आदाबर्स और चांद, एक कॉमिक मैगजीन होता था, तो उनका वो होता था। तो इनसे और उससे भी पहले जो जंग कराची में टार्जन की किस्त छपा करती थी, तो उसका मैं इंतजार करता था रोजाना। जी, तो ये इतना अहम खित्ता है अदब का जो कि मुसलसल नज़रअंदाज हो रहा है। इस पे आपसे मैं चाहूँगा कि हम अलग से बात करें। तो लेकिन आज क्योंकि मैं आपके बारे में हम जानना चाहते हैं ज़्यादा, तो ये बताइए कि आगाज़ कैसे किया सफ़र का, कहाँ कहाँ रहे? आपका बहुत ही डाइवर्स और बहुत ही डाइवर्जेंट किस्म का करियर है, अदबी भी और ज़ाती भी। एक बेचैनी है आपके अंदर हमेशा से, एक इज़्तिराब है, आपको चैन नहीं आता। आप मुसलसल वो इकबाल ने कहा शेर के एक इज़्तिराब मुसलसल गयाब हो के हुजूर, मैं खुद कहूँ तो मेरी दास्तान दराज नहीं। इसे सिमाबियत भी कहा गया। मैंने बहुत सारे प्रोफेशन बदले जी। मैं ये चाहता था कि ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, और फिर वही हुआ कि जब मैंने देखा कि कहीं एक जात अल्लाह की जो है ना, वो इंसान को उसकी हदूद में रखती है। बिल्कुल। मैं बहुत एम्बिशियस था। अब जो मुझ में ये जिसे आप कहते हैं ना करार, ठहराव आ गया। ये ठहराव उस तरीके से नहीं है। सिर्फ आप मेरी वजह में देखते होंगे और मेरी डीलिंग्स में देखते होंगे। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, दूसरा उठा लेता हूँ, दूसरा खत्म करता हूँ, तीसरा उठा लेता हूँ, और कभी ऐसा दिन मेरी जिंदगी में नहीं आया, अल्लाह करे और वो दिन आए भी ना, कि जिस दिन मैंने कुछ लिखा ना हो। माशाल्लाह। और ये जो आप कहते हैं ना कि मैंने, अब अगर मेरे प्रोफेशन पे आप देखिए कि मैंने उसका आगाज रेडियो से किया था 1975, जैसे मैंने बताया। 21 जून 1975 को मेरा ऑडिशन हुआ रेडियो बावलपुर पर, और उससे पहले मैं रेडियो मुल्तान पे यूनिवर्सिटी मैगजीन प्रोग्राम किया करता था। तो वहाँ पे प्ले राइट और कंपेयर वगैरह रहा। फिर मैं मुल्तान जब ला करने के लिए आया तो एनओसी साथ लाया, और वहाँ से मैं 3 साल करता रहा प्रोग्राम्स, और फिर मैं प्रोड्यूसर बना। लेकिन जब मैंने ये देखा कि अब ये मेरा मैदान नहीं है, अब मुझे कुछ और करना है, तो मैंने पीसीएस जुडिशल का एग्जाम दिया और जज बन गया। जब जज बना तो फिर मैंने 1.5-2 साल देखा कि यार ये सब कुछ यही था। तो वहां से इस्तीफा दे के चला आया, और अभी मैं घर पहुंचा तो इत्तेफाक से मेरी लॉ में फर्स्ट क्लास फर्स्ट थी यूनिवर्सिटी में। तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर के जो चेयरमैन थे लॉ डिपार्टमेंट के, वो मेरे घर पहुंचे हुए थे, नईम भट्ट, डॉक्टर नईम भट्ट। तो उन्होंने मुझे, डॉक्टर रफीक वाज वीसी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर के, तो उन्होंने मुझे चाय पिलाई, और चाय के कप पे उन्होंने मुझे लेक्चरर रख दिया लॉ डिपार्टमेंट में विद एडवांस 6 इंक्रीमेंट्स वहाँ, और साथ ऑफर कर दी कि हमारे पास स्कॉलरशिप्स आए हुए हैं पीएचडी के लिए बाहर के, अब जाना चाहें तो अब जा सकते हैं। तो उन दिनों मैंने फिर सीएसएस का एग्ज़ाम दिया हुआ था, पीसीएस एग्जेक्टिव का एग्ज़ाम दिया हुआ था, जो आजकल पीएमएस कहलाता है। तो उनसे कहा कि मैं ये इनका इंतजार कर लूं, तो रिजल्ट का तो फिर देखते हैं। तो इस पर मरहूम डॉक्टर रफीक ने कहका लगाया, तो मुझे उनका कहका याद आता है कि मैंने पीएचडी को प्रेफर नहीं किया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर। तो
बहरहाल फिर ये आगे एक लंबी दास्तान है कि फिर वहाँ मैंने कोई 9-10 महीने ला पढ़ाया, फिर उसका रिजल्ट आया PCS एग्जीक्यूटिव का, तो मैं एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर लग गया, इधर रावलपिंडी में लगा, मैं लाहौर में लगा। वो छोड़ दिया जब मेरा CSS का 12th कॉमन में आया, आर्यन एंड अकाउंट्स ग्रुप में, वहाँ चला गया, वहाँ भी चैन नहीं मिला, घोड़े अरसे के बाद छोड़ दिया। और फिर मैंने दोबारा, मुझे दलिया याद आई कि वहाँ पर किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं होती थी। मैंने फिर PCS किया जुडिशल, और फिर मैं जुडिशरी में चला गया। तो आपकी ज़िंदगी गुजरी यहाँ के बाद 2 कामों में जी, मुनसिफी में और मुसन्नफ़ी में। इन दोनों को साथ साथ लेके चलना, जैसे कि हमारी गुफ्तगू भी हुई कि दोनों ही फुल टाइम काम है। हाँ, जो आपकी तड़प है लिखने के लिए वो बेकरार रखती है। आपने बताया कि सारा दिन कोर्ट कचहरी और केसेस सुन सुन के, और रात को आप जब तक 1 घंटा 2 घंटे लिखते नहीं हैं, रात 11 से 2 तक मेरा वक्त होता चैन नहीं आता। ये केमिस्ट्री, ये प्रोसेस हमसे, ये मैं कहा करता हूँ कि काम ना करने के 100 बहाने होते हैं, काम करने का कोई बहाना नहीं होता। बहुत अच्छी। हमारे यहाँ जुडिशरी में सिस्टम है कि आपने हर महीने के सही आखिर में ये बताना होता है, एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है हाई कोर्ट ने कि आपने इतने कंटेस्टेड केसेस फैमिली करने हैं, इतने सिविल करने हैं, इतने क्रिमिनल करने हैं, बाकी केसेस करने होते हैं। तो वो केसेस करने के बाद आपने उनके यूनिट्स पूरे करने होते हैं, और जो उससे कम करता है उसकी जवाब तलबी होती है। तो मैं ये करता था कि जितने रिक्वायर्ड यूनिट्स होते थे मैं उसे दुगने देता था। बहुत अच्छे। कि मुझ पे ये ताना ना आए। ये पहली बार जुडिशरी में जो ओपनली उस वक्त पता चला कि मैं तो राइटर हूँ, जब मुझे 2011 में तमगा इम्तियाज मिला जी, माशाल्लाह। और फिर सदारती अवार्ड भी मिल गया। सदारती अवार्ड तो उससे वो भी मिला, लेकिन जो पहले 2 सदारती अवार्ड थे वो मेरे 2 किताबों पर 1989 और 1990 में कंसेक्टिव 2 इयर्स मुझे मिले थे। माशाल्लाह। पहली किताब थी मेरी सराकी ड्रामों की, जो रेडियो प्लेस थे उनको कंपाइल किया होता कश्तियां बाड़ियां। और दूसरी मेरी किताब थी सराकी कहानियों की, वेंदी रोदी शाम। जी 89 और 90 के अवार्ड, और 94 के LA में कलम कॉन्फ्रेंस में जो इधर मैरियट होटल में हुई थी, तो वहाँ मैंने वो लिए थे जी। और माशाल्लाह ये इन दोनों कच दिया माड़ियाँ भी और वो दूसरी किताब में से वेंदी शाम, उनमें से कुछ कहानियाँ आपकी जो आपने अडेप्ट की। और भंवर गर्दाम में उसमें वो ओरिजिनली बात भी थी। उसकी जो अडाप्टेशन है ना वेंदी रोदी शाम से, सिर्फ एक मैंने उसकी अडाप्टेशन ड्रामा था, अपा पीप। यस, अपा पीप था। वो वेंदी रोदी शाम के नाम से जो कहानी थी ना, उसकी अडाप्शन थी ड्रामे की सूरत में, और ये PTV लाहौर से हुआ था। और इस पर मुझे PTV लाहौर का जो अवार्ड है, रीजनल अवार्ड होते थे ड्रामों पर, वो भी मुझे मिला था 2002 में। बहुत अच्छे। तो ये वहाँ अपना PTV के लिए बहुत लिखा, फिर जो सराकी चैनल्स हैं उनके लिए लिखा, उर्दू ड्रामे बहुत लिखे, पंजाबी ड्रामा लिखा PTV के लिए। 1965 की जब वार हो रही थी, मैं तराने सुनता था, और मैं उस वक्त 4थी जमात में पढ़ता, तो बहुत इंस्पायर था। तो मैंने छोटे छोटे नज़में और वो तराने लिखे, और सूफी तबस्सुम के और राइस अमरोही के क्या, और जमीलुद्दीन आली के तराने। तो उनसे बड़ा, हमारे घर में वो खंदक भी खुदी थी, वो W शेप जब हमला होने के लिए। लेकिन उसके लिए जो असल है ना, जो आपने शुरू में बात की कि मैं हर्फ से कब आशना हुआ, हर्फ का जो करिश्मा है, वो मैंने पहली बार देखा। मेरे नाना मरहूम, उनकी बिनाई चली गई थी। उन दिनों मैं 6ठी या 7वीं जमात में था। हुआ ये कि वो मुझसे किताबें सुना करते थे। मेरे हमारे घर में मेरे वाले साहब के 2 शौक थे जो किताबों के सिलसिले में। एक तो वो जमा करते थे तवारीख, सही, तारीख़ आलम पर, तारीख़ हिंद पर, पाकिस्तान पर जो भी किताब होती उनके पास होती। उन दिनों राइस एकेडमी और मकबूल एकेडमी की किताबें आया करती थी। सही। दूसरा उनका ये था कि वो मज़ाहिब आलम पर किताबें जमा करते थे। तो मैंने ये तकाबुल अदियान का मामला है, मैंने वहीं पर देखा, और फिर इसे मैंने पढ़ाया भी सही जब मैं यूनिवर्सिटी में था, ला पढ़ाता था। तो मेरे नाना मुझसे किताबें सुनते थे। अब उस वक्त मैं पढ़ लेता था, लेकिन लफ्ज़ क्या होते हैं, उनकी असरंगेजी क्या होती है, वो कैसे आपके दिल पर वारदात करते हैं, मैं इससे नाआशना था जी। तो जब मैं कोई पढ़ रहा होता तो मैं अपने नाना को तरफ देखता, उनके चेहरे की तरफ, तो कभी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती, कभी उनके चेहरे पे दुख के बादल आ जाते, और कभी उनकी आंखें भीग जाती। मैं ये देखता कि ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ये लफ्ज़ क्या चीज़ें हैं, इनके अंदर कौन सा जादू छुपा हुआ है कि एक आदमी बैठा हुआ है, वो एक लफ्ज़ सुनता, उसकी आंखें भीग जाती हैं, फिर वही मुस्कुराने लगता है, और फिर वही संजीदा हो जाता है। तो उस वक्त मैंने देखा कि इस किताब में जो लफ्ज़ लिखा हुआ है ना, इस जादूगरी तक मैं भी पहुंचा। सुभान अल्लाह, क्या कहना है, वाह वाह। जब उस जादू को मैं टच करूंगा, दैट वाज द डे
जब मैंने ये ठान ली और उसके बाद मैंने छोटी छोटी कहानियां लिखनी शुरू कर दी। जिस सारा अखबार आता था उसके बच्चों के एडिशन के लिए, जंग का बच्चों का एडिशन होता था उसके लिए लिखा करता था मैं। और फिर जब पहली कहानी थी वो मैंने लिखी 1970 में, वो भी एक वाक़याती कहानी थी। मुल्तान से हम अपने घर डेरा नवाब की तरफ जा रहे थे ट्रेन पर, तो एक कराची पैसेंजर का हादसा हुआ था शुजाबाद के करीब। तो उसको, उस रुदात को मैंने कहानी की शक्ल देकर, और वो रिसाला जब उस वक्त बड़े मारूफ होते थे वो हकीकी कहानियों के लिए, आदाबर्स वगैरह, उसमें भेजा। तो फिर तो वो मैंने लिखना शुरू कर दिया। वो शबाब लाहौर होता था, शम्मा कराची, शम्मा लाहौर, तो उनमें आपको वो शम्मा दिल्ली निकलता था ना, उसी पैटर्न पे ये होते थे कि उसमें कुछ पोर्शन फिल्म का होता था और कुछ पोर्शन लिटरेचर का होता था। तो फिर वहाँ से और फिर चल फिर डाइजेस्ट में चले गए। सब रंग में फिर मैंने आपकी तहरीरें सब रंग में सूरज डाइजेस्ट में, दोशीज़ा में ये वाले शुरू किया। और जब 73 में मेरी पहली कहानी छपी सूरज डाइजेस्ट में कराची से, तो उसमें जो उसकी इलस्ट्रेशन इकबाल मेहदी साहब ने बनाई, जो पहले सबरंग में टाइटल बनाया करते थे और इलस्ट्रेशंस बनाया करते थे, मुझे वो ले गए थे। मैंने कहानी सबरंग को भिजवाई थी और वो कहानी मेरी लेकर चले गए थे सूरज डाइजेस्ट में। विजात मिर्जा साहब थे, उन्होंने निकाला था दोशीज़ा। और वो तो फिर इसी तरीके से ये सिलसिला चला, और ये सिलसिला चला। फिर मैंने सराकी कहानियाँ भी लिखी कुछ। लेकिन 1975 में जब रेडियो भावलपुर बना और वहाँ पर ड्रामा लिखने वाला कोई नहीं था, सराकी ड्रामा, तो फिर मुझे ड्रामे की तरफ आना पड़ा। मेरी कहानी कहीं पीछे रह गई और कहानी फिर इक्का दुक्का लिखी जाती रही। लेकिन फिर मैंने 75 से ऑनवर्ड ड्रामा लिखा, फीचर लिखे, गिनाइये लिखे, और फिर वो जो किसी ख़ास इवेंट पर आप फीचर लिखते हैं वो बहुत लिखे। तो इस तरीके से। और फिर जब 88-89 के करीब एम.ए. सराकी की क्लासेस शुरू हुई इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में, तो उनके लिए ड्रामे के सिलेबस के लिए कोई ड्रामे नहीं थे। तो मुझे कहा गया कि अपने ड्रामों की किताब, तो फिर इस तरीके से फिर मैं इधर आता चला गया। तो आपने लफ्ज़ को तौकीर दी और लफ्ज़ ने जवाब में आपको तौकीर दी? लफ्ज़ को मैंने तौकीर इस तरह दी कि लफ्ज़ मेरे लिए इबादत है। क्या कहने, जो लिखा हुआ लफ्ज़ है ना, ये कभी नहीं मिटता। बिल्कुल, ये आप इसे लाख दफन करें, जो आप ये कहते हैं ना कि हमारे पास जो ये प्लास्टिक बैग्स होते हैं ये कभी नहीं खत्म होते। मैं कहता हूँ कि जो लिखा हुआ लफ्ज़ है ना, ये हम कागज पे नहीं लिखते, ये कहीं ऊपर कहीं लौ पे लिखा जाता है। ये मैंने आपको याद, सादिकुल तवारीख किताब खत्म हो चुकी थी 1898 की लिखी हुई, उसे मैंने अब उसे शायद रीप्रिंट किया है। बहुत अच्छे। उसको कुछ जानता नहीं, सादिकुल तवारीख गुम हो चुकी थी। तो मैं हैरान हुआ कि ये लिखा हुआ हर्फ अगर उसमें तासीर है, अगर वो दिल से लिखा गया है, अगर उसमें कुछ ऐसा है कि वो इंसानियत के लिए तहरीर हुआ है, वो इंसानी कलूब पे असर करने के लिए हुआ है, तो वो लफ्ज़ कभी नहीं मर सकता। बहुत अच्छे। क्या कहने, अभी आप अपने दादाजी का जिक्र कर रहे थे जी, तो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आई, जब आपने कहा कि लैंग्वेज में कोई जादू है। हाँ, बयान में जादू है, बयान में जादू है। आप उसको छेड़ें तो सही। आप देखें ना कि जो ओरेटर्स होते हैं, अच्छे बयान करने वाले, अच्छे मुकर्रर होते हैं, वो कैसे एक मिसमराइज कर देते हैं एक बहुत बड़े हजूम को। बिल्कुल। और एक यही लफ्ज़ होता है ना कि आप एक लफ्ज़ पढ़ते हैं, आप झूम उठते हैं, आपकी तबीयत झूम उठती है। और एक लफ्ज़ होता है, उसे देखकर आप गुस्से से शदीद, आदमी गुस्से से पागल हो जाता है। जैसे इस वक्त हम आपकी mesmerize होकर बातें सुन रहे हैं। मौसीकी के साथ खान साहब बहुत लंबा अरसा गुजारा आपने, पठान खान पर किताब भी है, मौसीकी के प्रोग्राम भी किए। आज हमें हुक्म कीजिए, हम आपकी खिदमत में कौन सा गीत आपको डेडिकेट करें? मौसीकी से आप जानते हैं कि मेरा तो ताल्लुक, जब रेडियो का रिसाला आहंग हमारे घर में आया करता था बचपन में, और रोशनारा बेगम के प्रोग्राम्स की डिटेल होती थी, मेरे वाले सब सुना करते थे। तो एक है आंख से दूर सही दिल से कहाँ जाएगा, जाने वाले तू हमें याद बहुत आएगा, उबैदुल अलीम की गजल मेहदी हसन ने गाई थी। बिल्कुल जी, पेश करते हैं। आँख से दूर सही दिल से कहाँ जाएगा, जाने वाले तू हमें याद बहुत आएगा। आँख से दूर सही दिल से कहाँ जाएगा।
ख्वाब सा देखा है ताबीर न जाने क्या हो, जिंदगी भर कोई अब ख्वाब ही दोहराएगा। जाने वाले तू हमें याद बहुत आएगा, आपसे दूर से ही दिल से कहाँ जाएगा। इश्क को जुर्म समझते हैं ज़माने वाले, इश्क को जुर्म समझते हैं ज़माने वाले। जो यहाँ प्यार करेगा वो सजा पाएगा। जाने वाले तू हमें याद बहुत आएगा, आपसे दूर से ही दिल से कहाँ जाए। ये बताइए, अफसाने से ताल्लुक कहानी से बहुत पुराना है। बहुत सारी कहानियाँ हकीकी ज़िंदगी की आपने लिखी, और आपने कहा कि बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जिसकी मुझे लिखने की इजाज़त ही नहीं है, बेतहाशा। तो वो कहानियाँ जो आपकी किरदार हैं आपकी फ़िक्शन में, औरत का किरदार बड़ा ही पावरफुल है। यानी इतना ताकतवर किरदार मैंने उर्दू की फ़िक्शन में, औरत का इतने रूप, इतने शेड्स, और मैंने लिखा भी हुआ है उस पर। तो ये क्यों आपको अट्रैक्ट करती है? क्या हफीज़ खान के अंदर भी एक औरत है? एक औरत होती है हर तख्लीक़ात के अंदर। डॉक्टर इस्मात दुरानी ने भी लिखा था, आपने तो पहले उससे लिखा था। मैं अब 65 साल का हो गया जी। अब जब मैं इधर उधर बैठता हूँ तो मुझे लगता है, मैं गौर करता हूँ तो ये जो दुनिया है ना, ये एक तख्लीक है। और मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि ये दुनिया औरत के लिए तख्लीक बहुत हुई है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मर्द तो इसमें बस वैसे ही है कि हाशिए का किरदार है। हाँ, ये चूंकि जो तख्लीकी मादा है वो औरत को वदीयत कर बिल्कुल दिया ऐसे गया ही है। औरत और कायनात ये दोनों एक दूसरे के ममासिल हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इनसे आप देखें, कायनात से वजूद जन्म लेते हैं और औरत से वजूद जन्म लेते हैं। मैंने जब होश संभाला तो मैंने, अगर जो मेरी पहली मोहब्बत है और अभी तक वो मैं उस शहर से नहीं निकल सका, तो वो मेरी माँ। मैंने अपनी माँ का ये देखा कि उनकी कुर्बानियाँ देखी कि वो किस तरीके से हमें वो उन्होंने पाला पोसा। और फिर हमारे फादर वीकेंड पे आया करते थे, उनकी जॉब्स के सिलसिले में सिविल सर्विस में थे वो। तो उन्होंने जो हमें सिखाया, जो हमें सबक दिया, उनका सबसे बड़ा मैं एहसान ये नहीं भूल सकता। मैं आजकल की माँओं को देखता हूँ और दूसरी माँओं को भी देखा करता था कि वो दुनिया भर के किसी मर्द से शाकी नहीं होती सिवाय अपने शौहर के। दुनिया भर के हर मर्द से वो तमीज से बात करेंगी माँ सिवाय अपने शौहर के। मैंने ये देखा कि मेरी वालदा मुझे कहती थी कि हफीज़ खान, तुम्हारे बाप से ज्यादा खूबसूरत आदमी दुनिया में नहीं है, तुम्हारे बाप से ज्यादा बहादुर आदमी दुनिया में नहीं है, तुम्हारे बाप से ज्यादा देनदार आदमी दुनिया में नहीं है। अगर बनना है तो अपने बाप जैसा बनना। और फिर वो कहती थी कि बेटा कुछ कर लेना तो ये दुनिया तुम्हारी है, अगर कुछ नहीं करोगे तो ये तुम्हें हाथ फैला हुए, तुम झोली फैलाओगे, तुम्हारी झोली में भीख भी दुनिया नहीं डालेगी। दीज वर दी वर्ड्स। और फिर मैं देखता था कि मेरे वालिद साहब घर पे हैं या नहीं हैं। जब घर में सालन पकता था तो पहला डोंगा जो होता था मेरे वालिद साहब का बनाकर वो उनके लिए रखा जाता था कि खान साहब आएंगे तो उनके लिए ये पहले है। तो ये मैंने जब देखा, तो ये जब इस औरत का ये मैंने रूप देखा, उनकी कुर्बानियाँ देखी,
और फिर 80 में जब मेरे फादर की डेथ हुई, मैं ला करके गया था और मेरे दोनों भाई भी छोटे थे, तो फिर उनका एक और रूप मैंने देखा कि जो सिंगल पेरेंट का होता है, वाह, कि किस किस तरीके से उन्होंने पाला। तो फिर औरत को मैं अपने अतराफ में देखता हूँ, औरत हमारे यहाँ मिसअंडरस्टूड है। जी बिल्कुल। ये कह कर के जनाब औरत तो ना समझने की, औरत एक पहेली है, फला, कुछ भी नहीं है। ये मर्द की कमजोरी है जिसको उसे पहेली बना दिया है। ये मर्द की बेअक्ली और नासमझी है जो उसे पहेली से समझता है। मेरी एक कहानी थी आटे की औरत, 1974 की। जब मैंने इधर ये स्टाफ ट्रेनिंग एकेडमी है रेडियो की, जब इधर ट्रेनिंग प्रोड्यूसर था, तो हमारा वो आया एक फॉर्मेट इंटरव्यू का, 1 हफ्ते का फॉर्मेट होता था ना ट्रेनिंग का। तो ज़मीर सिद्दीकी हमारे उन दिनों प्रोग्राम मैनेजर होते थे, तो उन्होंने कहा कि हर कोई अपना टाइटल रजिस्टर करवाए। तो मैंने टाइटल रजिस्टर करवाया आटे की औरत। अच्छा। तो उन्होंने कहा ये क्या है? मैंने कहा ये मेरी एक कहानी है। तो मुझे इस्लामाबाद में कोई ऐसी औरत चाहिए जो बड़ी धांसू हो, जो हर मर्द को अपनी जूती की नोक पे लिखती हो। मैंने उसका इंटरव्यू करना है। उन्होंने कहा आपके पास 5 मिनट होंगे। मैंने कहा उसे मैंने कन्विंस करना है कि मर्द वही जो उसके अंदर को छू ले। सही। तो फिर कोई औरत, हर औरत अंदर से आटे की तरह नरम होती है। ये मर्द की बेरहमी होती है कि औरत अपने आप को एक हार्ड नट टू क्रैक बना लेती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो खोल चढ़ा लेती है अपने ऊपर। औरत उसी पे खुलती है हाँ, जो औरत को खोलना चाहे। मैं इस पे थोड़ा सा ऐड करूं क्योंकि आपसे इस बारे में वो दिबाचा भी लिखा आपके इन अफसानों का, कि आप क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं, मोहब्बत करें ना। मोहब्बत का एक और सिलसिला है जी। औरत से आप जब भी मोहब्बत करते हैं ना, तो औरत आपसे बहुत बुरा सलूक करती है। ये भी है। अब वो बहुत बुरा सलूक करती है। मैंने ये देखा है कि बल्कि अभी पिछले दिनों मैंने एक अपने YouTube चैनल पे एक वीलॉग भी किया था, और उसमें ये था कि जितनी भी नफीस औरतें हैं ना, वो अक्खड़ मर्द को पसंद करती हैं। अक्खड़ मर्द को जो बदतमीजी करने वाला हो, और जितनी अक्खड़ औरतें हैं वो नफीस बंदे को पसंद करती हैं। तो औरत का मोहब्बत का एक अलहदा चलन है, और औरत का मोहब्बत का एक अलहदा मेयार है। जिसको हम लोग मोहब्बत कहते हैं ना, औरत वो उसको मोहब्बत नहीं समझती। जरा सोचें कि हमारी केमिस्ट्री अलग है जी। हमारा अगर ब्लड टेस्ट करें, हमारा हीमोग्लोबिन लेवल कुछ और है, उसका कुछ और है जी। ऐसा ही है। इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम कुछ और है, उसका कुछ और है। हमारा जो आप उसका लेवल है यूरिक एसिड का, वो कुछ और है, उनका कुछ और है। तो इसी तरीके से हमारी जो फिजिकल अपीयरेंस है, हम एक दूसरे का अपोजिट हैं जी। तो हम पैरेलल तो चल सकते हैं। अगर हम ये कहें कि हम एक दूसरे को अपना बनाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तो हम नहीं कर सकते। यही आदमी मार खा जाता है। बीवी सारी जिंदगी अपने शोहर को अपने ढप पे लाने की कोशिश करती रहती है, और शोहर सारी जिंदगी अपनी बीवी को अपने ढप। वो जो यूनानी तस्वुर है हर्माफ्रोडाइट का, वो हर्माफ्रोडाइट वाला कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है कि एक ही वजूद के हिस्से थे, दो अलग अलग और साथ साथ चले पैरेलल, जैसे दो पटड़ियां चल रही होती हैं। तो कम उस जो एक वो मफामत है, मैं समझता हूँ मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो मफामत का रिश्ता जी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें सारी टू से ये मोहब्बत से कोई हट की चीज है। इसमें आपने एक यूनिट बनाना है, फैमिली यूनिट बनाना है, उसको तकदीस हासिल है, उसमें अंदर आपने रहना है। लेकिन मोहब्बत अगर आप आएंगे तो मोहब्बत तो ये करोड़ चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करती कि जब आप ये आटे तेल दाल का भाव पूछें बीवी से, और बीवी से हिसाब मांगें, और फिर वो बीवी आपसे मोहब्बत भी करे, तो ये कैसे मुमकिन है। आपका बहुत शुक्रिया, आप आज तशरीफ़ लाए। ऐसी शानदार आपकी तख्लीक से मुताल्लिक, आपकी ज़िंदगी से मुताल्लिक मेरा ख्याल है कि ये वो सवालात हैं, अहम बातें हैं जो आपके क़ारीन तक, आपके मोहब्बत करने वालों तक पहुंचनी चाहिए। अपनी सी कोशिश हमने भी की आपसे कुछ उगलवाने की, कुछ काम की बातें सीखने की, और यकीन कीजिए कि बहुत सीखा मैंने आज। रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद का शुक्रिया जी, रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद का शुक्रिया। सामीन आपका बहुत शुक्रिया, आपकी समातों का शुक्रिया। रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद अदबी प्रोग्राम अफकार से मेज़बान मुनीर फैयाज़, प्रोड्यूसर कामरान तारिक, और हमारे आज के मेहमान हफीज़ खान साहब को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।